हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सक्वाटरी। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट कैलाश और आज हम बात करने वाले हैं रिजर्वेशन पे आने वाले जजमेंट के बारे में, जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है। देखिए, जब कभी भी बात रिजर्वेशन की होती है तो कोई भी इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये टॉपिक इतना सेंसिटिव है कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा अगर रिजर्वेशन के मुद्दे पे बात किया जाए और उसमें कोई बदलाव करने की कोशिश करे तो हो सकता है कि उन्हें प्रॉपर वोट ना मिले। तो इसी वोट बैंक की राजनीति के चलते जो है रिजर्वेशन पे कोई भी डिस्कशन नहीं करना चाहता। लेकिन अभी हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजर्वेशन के अंदर जो ये जजमेंट आया है वो काफी लैंडमार्क रहा है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया, जो अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो, अगर आप एसटी एससी या ओबीसी कैटेगरी में हो और आपने अगर रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया है, तो आप बेनिफिट लेने के बाद अगर आपका नंबर ज्यादा आता भी है तो ऐसे कंडीशन में आप जनरल कैटेगरी के सीट्स पे अपना दावा नहीं कर सकते। तो ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस जजमेंट के अंदर कहा गया है। तो आखिर ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो जिस मुद्दे पे कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता, जो मुद्दा काफी सेंसिटिव है, जो मुद्दा रिजर्वेशन से रिलेटेड है, आखिर ये रिजर्वेशन बनाया क्यों गया? मैं आपको बता दूं, तो ये जो रिजर्वेशन है वो एसटी एससी ओबीसी के लिए है और इनके साथ पास्ट टाइम में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसके कारण सभी का मानना यह रहता है कि इन्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट किया जाए, जिससे कि वो भी अपने आप को इक्वल दर्जे के समझ पाए और साथ ही उन्हें भी इक्वल राइट मिल पाए। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही रिजर्वेशन का फॉर्म बनाया गया। लेकिन आज रिजर्वेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट कैसे आया, किन बातों को ध्यान रख के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह जजमेंट दिया गया, ये सारी बातें आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं हर एक उस टॉपिक के बारे में जिस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिया। देखिए, इसमें मैंने वो सारी बातें, सारे कॉन्सेप्ट, सारे ऑर्डर, सारे नोटिफिकेशन कवर कर रखा है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि वो सारी चीजें आपको समझ में आए, आप उसके बारे में जान पाओ और समझ पाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, यहां पे जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है ड्राइव किया गया था किसके द्वारा? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, एसएससी के द्वारा। एसएससी के द्वारा जो है यहां पे वैकेंसी निकाला गया और इस वैकेंसी के अंदर जो है वो पोस्ट था आपका जीडी कांस्टेबल का, ठीक है। और इस कांस्टेबल के अंदर जो है काफी सारे थे, जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, इन सभी के लिए जो है वो कांस्टेबल का पोस्ट निकाला गया। और इस पोस्ट के अंदर वैकेंसियां जो है वो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपना जॉब वैकेंसी इसमें फिलअप किया, जिसमें कि जनरल कैटेगरी के लोग भी थे, एससी एसटी ओबीसी, सारे लोगों ने वैकेंसी के अंदर जो है अपना फॉर्म फिलअप किया। नॉर्मली जब भी कभी गवर्नमेंट के जॉब के वैकेंसीज आते हैं तो उसमें कई सारे लोग जो हैं उस टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिलअप करते हैं। अगर वो उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं तो वो कोशिश करते हैं जो वो फॉर्म को फिलअप जरूर करें। तो यहां पे भी ऐसा ही कुछ हुआ, जिसमें कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है वो बहुत सारी वैकेंसियां निकाली गई, जिसमें कि आपका जीडी कांस्टेबल का वैकेंसी था। और इस वैकेंसी के अंदर जो है वो 3 तरह के जो है वो प्रोसेस फॉलो करने थे। जैसे कि पहला आपका फिजिकल टेस्ट होना था, फिर रिटन एग्जामिनेशन होना था और मेडिकल एग्जामिनेशन होना था। जितनी भी वैकेंसियां निकलती हैं जिसमें कि आर्म फोर्सेस से रिलेटेड अगर वैकेंसी है तो उसमें 3 तरह के जो हैं वो एग्जामिनेशन प्रोसेस होता है। पहला आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर रिटन एग्जामिनेशन होगा और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो इसमें भी यही प्रोसेस था। फिर इसमें जो है प्रिस्क्राइब एज लिमिट जो दिया गया वो आपका दिया गया 18 से लेकर के 23 का। और साथ ही इसमें जो है आपका एज रिलैक्सेशन भी दिया गया 3 ईयर का। किसके लिए दिया गया? ये दिया गया ओबीसी कैंडिडेट के लिए। तो जो लोग ओबीसी में हैं और ओबीसी में होते हुए जो लोग अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनके लिए 3 साल का जो है वो एज रिलैक्सेशन दिया गया। मतलब अगर कोई जनरल कैटेगरी का पर्सन है, अगर कोई जनरल कैटेगरी का पर्सन है तो उसके लिए तो 18 से लेकर के 23 एज था। लेकिन अगर कोई ओबीसी कैटेगरी का पर्सन है, अगर कोई ओबीसी में आता है तो उनके लिए ये एज अप्रॉक्स 26 तक ये माना जाएगा, क्योंकि 3 साल का रिलैक्सेशन दे दिया गया था इसमें, ठीक है। और यहां पे जो है जो रिस्पोंडेंट हैं जिन्होंने ये केस फाइल कर रखा है वो भी इसमें बेनिफिट लेते हैं, ओबीसी कैंडिडेट होते हैं तो वो भी एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट इसमें लेते हैं और इसमें अपना ओबीसी कैटेगरी के अंदर अप्लाई करते हैं। तो ये बात रहा जब वैकेंसी आया और वैकेंसी के बाद जब कैंडिडेट ने अप्लाई किया तब की बात थी। अब इसमें हुआ क्या? तो डिस्पाइट स्कोरिंग द लोअर मार्क्स देन द लास्ट सेलेक्टेड ओबीसी कैंडिडेट, दिस पेटिशनर स्कोर्ड हायर देन द
लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट इन द अनरिजर्व जनरल कैटेगरी। ये बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा, इसे मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। मान लेता हूं जो वैकेंसी जो निकला आपका वो था आपका 100 पोस्ट के लिए, ठीक है, जिसमें कि 1000 लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है। ये वैकेंसी आया था जिसमें कि जीडी पोस्ट के लिए वैकेंसी था, और ये इस वैकेंसी के अंदर 1000 लोगों ने यहां पे अपना अप्लाई किया था जॉब के लिए, और इसमें जनरल वाले भी थे, ओबीसी वाले भी थे, और एसटी एससी वाले भी थे। सभी लोगों ने अप्लाई किया इस जॉब के अंदर, इस जीडी पोस्ट के लिए। लेकिन अगर 1000 लोगों ने अप्लाई किया है तो होगा कितने लोगों का? सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों का ही इसमें हो पाएगा। अब मैं मान लेता हूं जो जनरल वालों के लिए जो सीट था वो 100 के लिए वो कितना था, मान लेता हूं इसमें जो 40 सीट्स जो था वो जनरल वाले के लिए था, ओबीसी वाले के लिए जो था वो 30 सीट्स, और एसटी एससी के लिए भी था 30 सीट। अब यहां पे इन दोनों के लिए जो है वो रिजर्वेशन दिया गया, यहां पे इन लोगों के लिए। तो आप रिजर्वेशन का बेनिफिट यूज कर सकते हो, आप एज रिलैक्सेशन ले सकते हो, आप इसमें फी का कंसेशन ले सकते हो, ये सारे बेनिफिट आप ले सकते हो। लेकिन इनके लिए कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आते हैं। अब वैकेंसी आया, एग्जामिनेशन हुआ, और एग्जाम में पता चला क्या, तो जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो आपका 1000 मार्क्स का जो है आपका एग्जाम हुआ। अब इसमें जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनका जो कट ऑफ निकला, लास्ट कट ऑफ जो था वो लास्ट वाला का निकला 489, ठीक है। ओबीसी वाले का जो निकला लास्ट कट ऑफ, जो सबसे लास्ट कैंडिडेट थे उनका मार्क्स काउंट किया जाएगा। जैसे कि मान लेता हूं 40 इसमें सिलेक्शन होना था, 40th रैंक पे जो होंगे, जिनका 40वें नंबर पे जो सिलेक्शन किया होगा, उनका जो मार्क्स है वो कट ऑफ यहां पे आ रहा है। अब ओबीसी मार्क्स वाले जो हैं यहां पे इनका आ गया 495 जो लास्ट है, और एसटी एंड एससी वाले जो हैं इनका आ गया 450, ठीक है। जो इनका कट ऑफ तो गया 489, ओबीसी की कट ऑफ गया 495, और यहां पे एसटी एससी का आ गया 450। तब ओबीसी कैंडिडेट ने यहां पे केस फाइल किया, उन्होंने ये कहा जो क्योंकि मेरा मार्क्स 495 है, जो कि जनरल के लास्ट कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स है मेरा, तो मुझे जो है वो जनरल वाले में कंसिडर किया जाए क्योंकि मेरा मार्क्स ज्यादा है। ये बात यहां पे रखा गया, और यही इसी मुद्दे पे यहां पे डिस्कशन हो रहा था। ये जो चीज मैंने आपको समझाया, ये एक जनरल एग्जांपल लेकर के मैंने आपको समझाया है। हो सकता है जो आपको ये समझ में भी आया हो, तो इसे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल है। जो लोग वैकेंसीज में अपना फॉर्म फिलअप करते होंगे उनके लिए काफी इजी है, वो इस बात को समझते हैं। लेकिन वो लोग जो कि इन सब चीजों से दूर हैं, उनके लिए थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है। तो लास्ट जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया वो 489 था, और ओबीसी का आ गया 495। अब ये ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि इनका जो नंबर था वो ज्यादा था, तो ये कह रहे हैं क्या, जो मेरा मार्क्स जो है वो ज्यादा है, इसलिए मुझे जो आप ये जो 40 सीट्स है जनरल कैटेगरी की, इसमें आप मुझे कंसिडर करो। ये बात यहां पे ओबीसी कैंडिडेट के द्वारा रखा गया, और इसी मुद्दे पे यह बात यहां पे डिस्कस किया गया। और हाईकोर्ट ने सारी चीजों को देखा, और यहां पे आर्टिकल 14 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी के अंदर जो है मेरिट एंड इक्वालिटी को लेकर के यहां पे हाईकोर्ट के पास जो है वो फाइल करते हैं, और कहते हैं जो मुझे अनरिजर्व जो वैकेंसी है उसमें मुझे कंसीडर किया जाए। अब यहां पे क्या था, एज लिमिट को लेकर के जो वैकेंसी आया था, उस वैकेंसी में टर्म एंड कंडीशन था, उस टर्म एंड कंडीशन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सारी बात यहीं पे डिपेंड करता है। क्योंकि ये केस था कैंडिडेट और
यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में, जिन्होंने वैकेंसी यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग निकाला था। अब यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट था, इस पे डिस्कशन किया गया। ये वैकेंसी निकला हुआ था नोटिस। अब इसमें जो फोर्थ पॉइंट था, इस पे दिया गया एज लिमिट 18 से 23 होना चाहिए। कब से? 1 अगस्त 2015 तक ये एज होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव बीन बॉर्न अर्लियर देन ये एंड नॉट लेटर देन 1/8/1997। ये बात यहां पे जो है वो इस टर्म एंड कंडीशन में लिखा हुआ था। साथ ही इन्होंने एक नोट लिखा हुआ था यहां पे, जिस नोट पे किसी का ध्यान हो सकता है नहीं गया होगा। इसमें लिखा गया था द अपर एज लिमिट is relaxable for SC, ST, OBC, ex-servicemen and other category of persons in accordance with the government order on the subject। अब ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर है, देखिए ये एक लीगल टर्म है, इसे जो लीगल एक्सपर्ट हैं उनसे भी कई बार मिस हो जाता है, तो आम पब्लिक के लिए तो ये नॉर्मल सी बात है ये मिस होना। यहां पे ये बात रखा हुआ था गवर्नमेंट ऑर्डर। अब गवर्नमेंट ऑर्डर क्या है उस पर कोई डिस्कशन हुआ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिंगल लिखा हुआ था गवर्नमेंट ऑर्डर। ठीक, आते हैं जो हाई कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दिया। देखिए हम पार्ट टू पार्ट समझ रहे हैं इस बात को, जो क्या मुद्दा था, क्या मेन जो केस का पर्पस क्या था वो हमने समझ लिया। फिर जो डिपार्टमेंट है उन्होंने क्या नोटिफिकेशन इशू किया था हमने वो समझ लिया। अब हाई कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दिया। देखिए हाई कोर्ट ने एक मामला था आपका जितेंद्र कुमार सिंह एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर का, जिसमें कि विच इज हेल्ड दैट रिलैक्सेशन इन फी एंड एज ओनली एंसिलरी एंड नॉट अफेक्ट द लेवल प्लेइंग फील्ड। इनका ये कहना था जो अगर वैकेंसी जो है रिजर्व कैटेगरी में जो मिल रहा है उनको रिलैक्सेशन, वो रिलैक्सेशन सिर्फ उनकी जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग मिल रहा है, लेकिन ये जो एग्जामिनेशन का जो लेवल है ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बेस्ट करता है, जिसका सबसे बेस्ट है, उसे ही कंसिडर किया जाता है। और यही बात जो है वो इस केस के अंदर भी देखा गया था। और हाईकोर्ट के द्वारा जो है यहां पे इस केस लॉ को कंसिडर करते हुए, जितेंद्र कुमार सिंह एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी को कंसिडर करते हुए यहां पे रिलैक्सेशन के लिए बात की जाती है, और यहां पे इनको रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। और यहां पे ये कहा जाता है जो अगर जनरल कैंडिडेट अगर कम स्कोर कर रहे हैं और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं अगर वो ज्यादा स्कोर कर रहे हैं तो उन्हें यहां पे वो एलिजिबल होंगे, अनरिजर्व कैटेगरी में भी उनकी वैकेंसी को जो है वो कंसीडर किया जाएगा। ये बात यहां पे हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया। लेकिन जब ये जजमेंट उन्होंने कंसीडर किया तो देखिए ये जजमेंट जब कंसीडर होता है तो किसी न किसी बिहाफ पे हुआ होगा। इस जजमेंट की जो डीप रिसर्च है वो ये कहती है जो एक एक्ट है जो द यूपी पब्लिक सर्विस रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1994, ये एक्ट आया था जिसके बेसिस पे जो जितेंद्र कुमार सिंह का जो ऑर्डर आया, जो जजमेंट आया था, वो इसी की बेसिस पे आया था। इसमें जो है वो कंसेशन का बेनिफिट दिया गया था, और इसे ही कंसीडर करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा जो है वहां पे जजमेंट आया था, और यहां पे भी ऑनरेबल हाई कोर्ट का जजमेंट जो है इसी ऑर्डर को कंसीडर करते हुए दिया गया। लेकिन इस बात पे राजी ना होते हुए जो यूनियन ऑफ इंडिया है वो पहुंचते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो डिस्कशन होता है ऑफिस मेमोरेंडम को लेकर के, जो कि 17/1998 को पास किया गया था। जो ऑर्डर के बारे में आपको मैंने वहां पे दिखाया था, जहां मैंने बोला था जिस ऑर्डर पे किसी भी पर्सन का ध्यान नहीं गया होगा, ये आपका गवर्नमेंट ऑर्डर, ये गवर्नमेंट ऑर्डर यही है आपका ऑफिस मेमोरेंडम, जिसके बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है यहां पे डिस्कस किया गया। और क्या था ऑफिस मेमोरेंडम ये समझ लेते हैं। ऑफिस मेमोरेंडम आपका ये था जो कि 1998 का था। इसमें इफ एनी पर्सन बिलोंगिंग टू द रिजर्व कैटेगरी इज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट in open competition along with the general category candidate, they will be not be adjusted towards the reserve category, that is
he shall be deemed to have been adjusted against the unreserved vacancy, it shall be immaterial and that has been availed any facility relaxation। तो यहां पे ये सारी बात इस ऑफिस मेमोरेंडम का मैंने ये स्क्रीनशॉट लगा रखा है, आप इसे ऑनलाइन सर्च करके देख सकते हैं। इसमें आपका फोर्थ पॉइंट जो आया था, ये वाला पार्ट, इसमें ये बात लिखी गई जो अगर आपने बेनिफिट ऑलरेडी अगर ले रखा है, अगर आपने रिजर्वेशन का बेनिफिट ले लिया है, तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में अपना वैकेंसी के लिए आप नहीं बोल सकते, आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा अगर आपका मार्क्स ज्यादा भी जाता है फिर भी। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है यही बात ऑफिस मेमोरेंडम का कंसीडर किया जाता है और कहा क्या जाता है, ये बात भी हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखिए क्या की पॉइंट्स रखते हैं। पहली बात तो ये, जो जितेंद्र कुमार सिंह केस वाज इनएप्लीकेबल बिकॉज इट वाज बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक गवर्नमेंट ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट फैक्ट। अब यहां पे कहा जाता है कि ये जो जितेंद्र कुमार का जो आप जजमेंट यूज कर रहे हो, इसमें जो है वो स्पेसिफिक गवर्नमेंट ऑर्डर है, मतलब ये स्टेट लेवल का ऑर्डर था, लेकिन ये जो वैकेंसी है वो आपका सेंट्रल लेवल का है। तो वैकेंसी आपका सेंट्रल लेवल का है और आप जो डिस्कशन कर रहे हो वो स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर पे कर रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये जो आपका जजमेंट है वो इनएप्लीकेबल है। ठीक है। दूसरी बात, कोर्ट हेल्ड दैट रिलैक्सेशन लाइक एज फी और रिजर्व कैंडिडेट डू नॉट अमाउंट टू एंटाइटल टू अनरिजर्व कैटेगरी सीट्स इफ रिक्रूटमेंट रूल्स एक्सप्लिसिटली बार सच इमिग्रेशन। और यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्ट्रिक्टली कहा गया कि अगर जो भी एग्जाम हो रहा है अगर उसमें कोई टर्म एंड कंडीशन मेंशन है जो हम किसी भी पर्सन को कंसीडर नहीं करेंगे अगर वो रिजर्व कैटेगरी में रिजर्व का बेनिफिट ले रहे हैं, रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हैं और उनका मार्क्स ज्यादा भी जाता है, तो ऐसे कंडीशन में हम नहीं कंसीडर करेंगे, जो कि हमने टर्म एंड कंडीशन में मेंशन कर रखा है, जो कि हमने ऑफिस मेमोरेंडम में पढ़ा। और जो वैकेंसी निकला था, जो यहां पे वैकेंसी का जो आया था फॉर्मेट, जो हमने डिस्कस किया था जो ये गवर्नमेंट ऑर्डर के बारे में, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था जो अगर स्पेसिफिकली वहां पे मेंशन है जो हम नहीं कंसीडर करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में जो है कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है। द ऑफिस मेमोरेंडम एक्टेड एज अ क्लियर एम्बार्गो। यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया जो ऑफिस मेमोरेंडम को ध्यान में नहीं रखा गया और उसमें क्लियरली ये मेंशन है जो हम कंसीडर नहीं करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रीइंफोर्स किया गया दैट द प्रिंसिपल ऑफ मेरिट अप्लाइज ओनली द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक रूल प्रोहिबिटिंग सच। अगर यहां पे उस ऑर्डर को मेंशन नहीं किया गया था, उस ऑर्डर को यहां पे कंसीडर नहीं किया गया होता, तो यहां पे उनकी वैकेंसी को कंसीडर किया जाता। अगर वो लाइन वहां पे मेंशन नहीं होता, उस वैकेंसी के अंदर जो टर्म एंड कंडीशन था उसमें वो लाइन अगर मेंशन नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में कंसीडर कर सकते थे। लेकिन अगर वहां पे स्पेसिफिक रूल मेंशन है तो ऐसी कंडीशन में कंसीडर नहीं कर सकते। और यहां पे ये भी कहा गया जो हाई कोर्ट एरर इन अ मैकेनिकल अप्लाइंग द जितेंद्र कुमार सिंह इग्नोरिंग द फैक्ट दैट द ऑफिस मेमोरेंडम डेटेड ये, मतलब यहां पे ये कहा गया जो हाई कोर्ट ने जितेंद्र कुमार सिंह को तो कंसीडर किया, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं जो है वो ऑफिस मेमोरेंडम को इग्नोर किया इस माइग्रेशन से रिलेटेड चीजों को देखने के लिए। तो ये सारी बातें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पे ये क्लियर मैसेज दिया गया जो एसटी, एससी एंड ओबीसी कैंडिडेट हु हैव अवेल्ड रिलैक्सेशन इन द एज लिमिट, experience qualification or number of chances in written examination shall be deemed unavailable for unreserved vacancy। और इस जजमेंट के अंदर जो है ये सारे जजमेंट हैं जिसको ध्यान में रखा गया, जिस पर डिस्कस किया गया। तो आप कभी भी अगर इस तरह के किसी भी मुद्दे पे फंसते हो या आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो बनता है तो आप इस जजमेंट का रेफरेंस ले सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस ऑर्डर को जो हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया था जजमेंट, उसे सेट असाइड किया जाता है और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हु अवेल्ड एज रिलैक्सेशन कैन नॉट क्लेम द जनरल कैटेगरी वैकेंसी। और ये जजमेंट यहाँ पे पास किया गया और यहाँ पे अपील जो है वो अलाउ किया गया यूनियन ऑफ इंडिया के फेवर में। तो ये सारा जजमेंट, ये सारा स्टोरी रहा इस
टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का रिजर्वेशन के अंदर एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट माना गया है। और इस जजमेंट में हमने पूरा डिस्कस कर लिया, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको बता दिया। बाकी आपके पास अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या और भी कोई आपका लीगल इश्यू है वो भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आपको ये इंफॉर्मेशन कैसा लगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।